अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं इसको आज हमने स्टार्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले बात आती है व्हाट इज बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या चीज होती है। तो आप कहते हैं बॉन्ड क्या होगी, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो मुख्तलिफ चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड बेटा दो तरह से होता है, एक को आप कहते हैं फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड से क्या मुराद होगा, एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर आप कागज के टुकड़े को जोड़ देते हैं या खत के लिफाफे को गोंद लगा के आप बंद कर देंगे, दैट इज ए फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड के अंदर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसलिए फिजिकल बॉन्ड के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आती। अब नेक्स्ट बेटा जो हम पढ़ना चाहते हैं दैट इज नोन एज ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो आप इसे डिफाइन करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कशिश की एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है विच होल्ड्स द एटम्स। होल्ड कहते हैं बांध के रखना, विच होल्ड्स द एटम्स, जो कि बेटा आमतौर पर एटम्स को होल्ड करेगी। एटम्स आर आइंस क्लोज टुगेदर, जो एटम या आयन को बेटा एक दूसरे के साथ क्लोजली बांध के रखेगी, दैट इज नोन एज ए केमिकल बॉन्ड। तो इस चीज को बेटा आपने केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये जो केमिकल बॉन्ड होगा देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल बॉन्ड के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है कि केमिकल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो केमिकल बॉन्ड के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, फिर जाके केमिकल बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बॉन्ड है, मतलब आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इसके अलावा बेटा आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपने कोवलेंट बॉन्ड है, फिर आपने बेटा डेटिव बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। मेटालिक बॉन्ड क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं, इसे आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता क्योंकि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट ट्रू केमिकल बॉन्ड बट दे आर ओनली फोर्सेस। ये ताकतें होती हैं जो चीजों को आपस में जोड़ देती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर ये जो फोर्सेस होती हैं इसकी मुख्तलिफ अकसाम होगी, जैसे आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होती हैं, एटसेट्रा। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस होती है, कोई भी जो बेटा आपके पास सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो खसूसियात होती हैं, दैट डिपेंड अपॉन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। जो भी सब्सटेंस है उसकी जो खसूसियात होंगी वो इस बात पे डिपेंड करती है, इस बात के ऊपर वो असरअंदाज होती हैं कि इनके एटम्स के अंदर या इनके आइंस के अंदर कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा बॉन्ड इनके एटम्स के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने NaCl को देखते हैं, सोडियम क्लोराइड को देखते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड के अंदर पाया जाने वाला जो बॉन्ड है वो बेटा एक आयनिक बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और यही वजह है कि ये जो सोडियम क्लोराइड होगा दैट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। सोडियम क्लोराइड जो होगा वो बेटा आपके पास है सॉलिड स्टेट के अंदर है पाया जाता है। इसके बरक्स हमारे पास जो दूसरी चीज है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर पानी है, तो पानी के अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा ये वाटर है बेटा। तो पानी के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है इसे आपने कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होगा ये आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में कमजोर होगा। यही वजह है कि वाटर जो होगा इट इज प्रेजेंट इन ए लिक्विड स्टेट। पानी जिस स्टेट के अंदर पाया जाता है वो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। अब हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड के मुतालिक पहले पहले जो नजरियात जिस शख्स ने पेश किए थे वो लीवेस थे। लीवेस जो है वो हमारे पास इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं।
लीवियर साहब हमें बताते हैं कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि ये जो एटम होंगे वो बेटा केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एटम्स इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, ताकि वो स्टेबिलिटी को हासिल कर सकें, टू गेट स्टेबिलिटी, ताकि वो आमतौर पर स्टेबिलिटी को हासिल कर सकें, वो स्टेबल हो सकें, इसलिए बेटा दे कैन फॉर्म बॉन्ड, वो बॉन्ड बनाएंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं भाई हमें किसी ने बताया है कि पढ़ोगे तो आप जो है बड़े आदमी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमारी लाइफ के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आ जाए। सिमिलरली बेटा एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी, ताकि एटम जो होते हैं वो इसलिए बॉन्ड बना रहे होते हैं ताकि उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो इसके लिए बेटा हमारे पास दो मेथड है। या तो उनके आखिरी शेल के अंदर डुप्लेट होने चाहिए। डुप्लेट से मुराद यह है कि उनका जो लास्ट शेल होगा दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट से क्या मुराद है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैट इज लाइक ए नोबल गैसेस। अगर किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैसेस की तरह हो गई, जैसे नोबल गैसेस की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो गई, किसकी तरह, हीलियम की तरह हो गई, नियॉन की तरह हो गई, आर्गन की तरह हो गई, क्रिप्टॉन की तरह हो गई, तो वो एटम जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए एलिमेंट जो होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या किसी से बेटा शेयर कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहली जो बात आती है वो डुप्लेट होती है, कि बहुत सारे, जैसे हीलियम है, हीलियम हमारे पास एक ऐसा एटम होता है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जितने भी एटम है उनकी कोशिश होती है कि उनके लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, और वो जिस तरीके से जो है हीलियम की तरह हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। लाइक हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है ताकि हाइड्राइड आयन बने और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ऐसे लिथियम है बेटा, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और क्योंकि इसके बाद टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो लिथियम जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हीलियम की तरह हो जाएगी, और ये एक स्टेबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। या बेटा ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट, तो ज्यादातर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होगा, किसी भी एटम की वो सलाहियत जिसमें वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से क्या मुराद है कि जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम के अलावा बाकी तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बाकी तमाम एटम कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से उनके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसे बेटा हमने ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम, कि ये किसी भी एटम की एक एबिलिटी होगी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम की बेटा वो खसूसियात टू अटेन, जिसमें वो हासिल करता है, अटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करता है इन देयर वैलेंस शेल, अपने लास्ट शेल के अंदर किसी तरीके से उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दैट इज नोन एज ए ऑक्टेट। तो इसको बेटा अपने ऑक्टेट कहते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बच्चों सोडियम होता है, सोडियम, अगर आपके पास सोडियम है तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम कोशिश करता है कि अपने लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको लूज कर दे और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और ये नोबल गैस की तरह हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s में 2 है, 2s में 2 है, 2p में 6 है, और 3s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की कोशिश है कि इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ से लूज कर देगा, और इस तरीके से इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये इसका वैलेंस शेल बनेगा, 2s में 2 होंगे, 2p में 6, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा।
अब बेटा लीवर्स के मुताबिक हमारे पास जो मुख्तलिफ बॉन्डिंग की बॉन्ड बनाते हैं एटम्स, वो ये 3 तरह के हैं। पहला आयनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड है और तीसरा बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब सबसे पहले हम जो बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं वो आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होगा तो आप बताएंगे ए बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय, ये एक ऐसा बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड, ये बॉन्ड है बेटा विच इज फॉर्म, जो कि बनता है, विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें बेटा कंप्लीट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, इस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को जो आपने नाम देना है वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे आप सोडियम क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर होके क्लोरीन के पास आएगा। तो इस तरीके से ये जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में ये अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस बॉन्ड को आपने आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है दैट इज नाउन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसलिए बेटा दैट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो आयनिक बॉन्ड है इसका दूसरा नाम जो होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, आपने इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसको हम थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि किस तरीके से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में ये आता है कि सोडियम के पास टोटल बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। तो ये हम इसके 11 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। 1s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में इसके 2 हैं, 2p में बेटा इसके 6 हैं और 3s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा। इस तरीके से सोडियम के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। कैसे? 1s में 2 बचेंगे, 2s में 2 बचेंगे और 2p में 6 बचेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की तरह हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो क्लोरीन है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 होंगे, 2s में इसके 2 होते हैं, 2p में इसके 6 होते हैं, 3s में बेटा इसके 2 होंगे और 3p में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेगी, तो इस तरीके से इसके पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। जब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को स्ट्रांगली बेटा अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो जाएगी। अगर आप इसे जो है वो शेल के लिहाज से बनाना चाहते हैं वो कुछ यूं हो गए कि सोडियम के केस में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में बेटा इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्लोरीन के लिहाज से ये आपके पास क्लोरीन है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास ये सोडियम आयन बन जाएगा, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 हो जाएंगे। ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, इसके पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में भी 8। तो इस तरीके से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब बेटा हमारे पास आयनिक बॉन्ड के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले कंडीशन ये होती है, ये बॉन्ड जो होगा ये हमेशा बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। इसमें एक मेटल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा मेटल होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एक एटम है और वो मेटल होगा। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो वेरी लो होगी, बहुत कम इसकी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। और इसके मुकाबले में जो दूसरा एलिमेंट होगा इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, वो हमारे पास कोई भी नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल है और उस नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, एक्सेप्ट करना है। और वो जो नॉन मेटल है दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव,
उसको आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मतलब ये है जो मेटल होगा वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो नॉन मेटल होगा वो फौरन बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो देने वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको आपने क्या नाम देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखना चाहते हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप बताएंगे ये जो फर्स्ट ए के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए में कौन है, ये सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, इसे फर्स्ट ए के एलिमेंट कहते हैं। और बेटा ये सेकंड ए के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सेकंड ए के एलिमेंट होते हैं। इन सब की बेटा अलग जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होगी, लो होगी, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनके मुकाबले में वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो छठे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। छठे ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और सातवें ग्रुप के एलिमेंट होंगे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनकी हाई वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हाई वैल्यू है, और ये फौरन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब आप बताओगे ये आयनिक बॉन्ड किन किन ग्रुप्स के दरमियान में बनेगा, तो आप बताएंगे पहले और दूसरा, छठे और सातवें, या 16वें और 17वें ग्रुप के दरमियान में ये वाला जो है बॉन्ड बन रहा होता है, इसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड के लिए शर्त होती है कि दोनों एटम्स, ये जो दोनों एटम होते हैं इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम से कम 2.2, इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, तब हमारे पास वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखें जैसे क्लोरीन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन 3 के बराबर है। बेटा ये जो सोडियम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है वो 0.9 के बराबर है। अब अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है 3 में से 0.9 या 2.1। तो अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 से ज्यादा होगा तो इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को आपने आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हमारे पास कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। कोई बॉन्ड भी 100% आयनिक नहीं होता। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, कि कोई भी जो आपके पास बॉन्ड होगा इज 100% आयनिक। कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। वाई, क्यों? तब आयनिक होगा जब एक की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो जीरो हो, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो और दूसरी की मैक्सिमम हो, तब आपके पास जो है वो 100% आयनिक करैक्टर उसके अंदर आ जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे पास जो आयनिक करैक्टर या जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा जिस कंपाउंड के अंदर पाया जाता है वो है सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड के अंदर जो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो 93% होता है, 93%। क्योंकि सीजियम पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, 0.7 है, और फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 4 है। यानी ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना सीजियम और फ्लोरीन के दरमियान में आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सीजियम फ्लोराइड के अंदर जो आयनिक करैक्टर है वो 93% होता है, जबकि जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर जो आप आयनिक करैक्टर देखते हैं ये 72% होता है। अब जिनके अंदर बेटा आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो कंपाउंड ज्यादातर रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, वो बिजली के नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मोल्टन स्टेट के अंदर ले लें तब उनके अंदर से बिजली गुजर सकती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर उनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड को डिस्कस करेंगे।